हेलो डी स्टूडेंट्स, डेगन ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप कि एकदम दुरुस्त रुस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो स्टूडेंट्स, अच्छे हेल्थ के साथ साथ में आप लोग अपने पढ़ाई का भी ध्यान में रखें। और इसके लिए जैसे कि आप लोगों के लिए 11th और 12th बेसिक फिज़िक्स के बारे में मैं कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिली रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो कुछ भी रिएक्शंस वगैरह हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों? आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा 12th का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के बारे में तो लेटेस्ट चार्ज और फील्ड के बारे में बात कर ली थी, उसके बारे में वीडियोज़ आप जाके देख लो। और सेकंड चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है बच्चों? इस लेक्चर के रिगार्डिंग जितने भी जो पोर्शन है जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया और गाउस के नियम की उत्पत्ति है, देन फिर बात करेंगे कि जो कुलोम नियम्स के की जो उत्पत्ति है गाउस नियम के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। और गाउस नियम का जो अलग अलग प्रयोग है, जैसे कि अगर कोई एक बेलनाकार चार्ज सीज्ड है, बेलनाकार कोई पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ के अंदर एक रेखीय आवेश वितरण से संबंध कोई किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि जैसे कि एक परत या फिर प्लेट के सापेक्ष इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इस प्रकार से चालक गोले के अंदर और कुचालक गोले के अंदर भी बात करेंगे। देन फिर लास्ट में इस कंप्लीट लेक्चर के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो किसी साबुन के बुलबुले के लिए आए हुए हैं कि उसके अंदर एनर्जी कितनी होती है, या फिर किसी कंडक्टर के लिए एकांश विद्युत क्षेत्र एकांक आयतन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होती है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी किस प्रकार से होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे वो फर्स्ट जो लेक्चर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पृष्ठ पर लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है बच्चों? कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी एक पृष्ठ है और वो पृष्ठ मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जैसे कि जो पृष्ठ बीच में आ रहा है तो उसको आर पार करके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो बनी हुई होगी और पृष्ठ है वो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब गुजरने का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पृष्ठ के सापेक्ष में जो गुजरने का प्रोसेस है, यानी कि उनसे निकलने का जो प्रोसेस है, उसके लिए हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हो गया या फिर जो फील्ड है वो तो एक सदिश राशि होगा, वो तो एक सदिश क्षेत्र होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ एक डायरेक्शन होगी, कुछ दिशा होगी। और इस पे रेस्पेक्ट में हम आगे बात करेंगे कि इसके संदर्भ में विद्युत बल रेखाओं को एक सदिश राशि
माना गया है जिसकी दिशा क्षेत्र के लंबवत होती है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस विद्युत बल रेखाओं के लिए और जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स है उसके रेस्पेक्ट में एक डायग्राम बना रहा हूँ, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से कोई पृष्ठ है वो बन रहा है और उससे विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से निकल रही है, पास आउट हो रही है, उसके बारे में। तो ये देखिए कि माना कि ये कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन हो गई इसकी, जैसे कि ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हमारे पास में बताया गया है कि किसी एक एंगल पर एक पृष्ठ अवेलेबल है। जैसे कि पृष्ठ हो गया, ऐसे मान सकते हो आप कि किसी एंगल थीटा पर, ठीक है बच्चों। माना कि ये हमारे पास में पृष्ठ है कोई, और ये पृष्ठ किसी एंगल थीटा पर अवेलेबल है। सो इसका जो अल्पांश क्षेत्रफल हो गया वो हो जाएगा डी ए, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्पांश क्षेत्रफल हो गया इसका डी ए। अब ये जो पृष्ठ पड़ा है वो इस प्रकार से पड़ा है, आप लोग समझ सकते हो। और जैसे कि आप लोगों के वीडियो की स्क्रीन पे भी एक डायग्राम आ रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया आर पार के शेप में इस प्रकार से, ठीक है, जैसे कि मैंने एरो करके बता दिया है। और यहाँ पर जो पोर्शन आएगा कि देखिए ये तो डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, या ऐसे भी मान सकते हो आप इसे, ये हो जाएगी एक तो एन केप और हो जाएगी ई कोस थीटा, एक कोस थीटा मान सकते हो, ठीक है। पृष्ठ को आर पार करके देखना है ताकि ये पृष्ठ हो इस प्रकार से और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो इससे निकल रही है। और आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि डायग्राम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से बताया गया है कि एन केप तो हो गई इसकी, मतलब कंप्लीट जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन, और ई कोस थीटा जो कॉम्पोनेंट आएगा एक अक्ष के अकॉर्डिंग, उसकी एक अक्ष के अकॉर्डिंग जो कॉम्पोनेंट आएगा इसका वो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायग्राम है वो आ गया। और आगे हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में, या फिर एक थोड़ी लिखिए कि यहाँ पर प्रक्रिया क्या हो रही है, उसके बारे में क्या घटना घट रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक पृष्ठ जिसे आप मान सकते हो, देखिए हमें इस पृष्ठ के सापेक्ष में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप लोग डीए भी मान सकते हो और पृष्ठ भी हम रख सकते हो, ठीक है, पृष्ठ भी मान सकते हो और डीए भी मान सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है हमारा वो कंप्लीट पृष्ठ के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है। तो अल्पांश का ही ज्ञात कर सकेंगे पहले, तो कंप्लीट का ज्ञात नहीं कर सकते उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक पृष्ठ किसी कोण थीटा पर उपस्थित है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर वो देखना है, ठीक है बच्चों। फ्लक्स को सिंपली डिनोट करते हैं फाई ए से,
फाई, इसे डिनोट करते हैं। अब बच्चों इसके रेस्पेक्ट में जैसे कि आगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट डी ए कोस थीटा का। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक कॉम्पोनेंट के रेस्पेक्ट में, जैसे कि डायरेक्शन इसकी क्या है, डायरेक्शन यूनिफॉर्म डायरेक्शन है, एक समान दिशा है इसकी विद्युत क्षेत्र की, और इस पर रेस्पेक्ट में कोई पृष्ठ पड़ा है जिसका क्षेत्रफल है डी ए, तो उसके लिए जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा के रूप में। ब्रैकेट में आप इसे ऑफ कर दें इस प्रकार से। ठीक है, और देन फिर आप लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो कि न्यूटन इस कुलोम अपॉन कुलोम इंटू मीटर, इसका फॉर्मूला आ जाए मात्रक आ जाएगा, और वोल्ट अपॉन मीटर भी लिख सकते हो इसका मात्रक इस प्रकार से, वोल्ट अपॉन मीटर के रूप में। ठीक है बच्चों, और इस फॉर्म को आगे आप लिख सकते हो इज फाई इजगल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है बच्चों, देन फिर इसकी विमा हो गई M1 L3 T-3 A-1 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, विमा। कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंपली ये समझना है कि कोई जो पास आउट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से या फिर किसी एरिया से, तो उसके बारे में गणना करनी है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, और इस कंपोनेंट का जो हमारे पास में एंगल आया है उसको लेंगे, देन फिर इस पृष्ठ के किस भाग के रूप में या फिर कंप्लीट ज्ञात करने के अल्पांश ले लेंगे, और इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल तरीका है। और इस डायग्राम को आप लोग वीडियो की स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, जैसे कि किस कंडीशन के आधार पर हमारा जो सरफेस एरिया है या फिर जो पृष्ठ है वो पड़ा है, और ये कॉम्पोनेंट एंड डायरेक्शन है वो किस प्रकार से अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो ये तो कि फ्लक्स के बारे में बात। अब इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग जैसे कि बिंदुओं पर पृष्ठ के विन्यास पर, और अगर थीटा का मान 0 हो या फिर मिनिमम मैक्सिमम किस टाइम पे होता है उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं कि इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। बच्चों अब इसके कुछ इच्छित बिंदुओं पर गणना होगी, वो किस प्रकार से होगी उसके बारे में बात करेंगे कि किस कंडीशन में जो इसका पृष्ठ है वो अगर जो एंगल है उसको हम घटाएंगे, या फिर कह सकते हो कि अगर एंगल विद्युत क्षेत्र के समांतर हो या फिर परपेंडिकुलर हो तब हमारे पास में फ्लक्स का मान है वो कितना आ जाएगा, किस टाइम पर मिनिमम होगा और किस टाइम पर मैक्सिमम होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जो हमारे फर्स्ट केस स्टडी है वो कि यदि पृष्ठ के विन्यास पर फ्लक्स का मान क्या होता है, तो इस प्रकार से कह देंगे पृष्ठ का विन्यास, यानी कि आप लोग एंगल से डिनोट कर सकते हो इसको, तो ऐसे लिख सकते हो कि फाई इस समानुपाती कोस थीटा। एंगल बढ़ने और घटने पर फ्लक्स के अंदर जरूर परिवर्तन होगा, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया मैक्सिमम मान। फ्लक्स का ये अधिकतम मान है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि कोस 0 होता है 1। ठीक है बच्चों, फिर आ जाएगा कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस कंडीशन के अंदर आप लोग समझ सकते हो कि फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये फ्लक्स का मिनिमम मान है बच्चों, फ्लक्स का मिनिमम मान है। ठीक है, आगे आप और एज्यूम करो कि फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर यानी कि फाई ई इजिकल टू फाई ई समानुपाती ई लिख सकते हो आप, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इसका फ्लक्स भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर घटेगी तो फ्लक्स भी इसका घट जाएगा। दोनों कंडीशन यहां पर है। ठीक है बच्चों,
फिर नेक्स्ट आप लोग समझ सकते हो इस प्रकार से कि पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर फ्लक्स कितना डिफेक्ट करता है, फाई ई समानुपाती डी ए। यही सेम कंडीशन है कि अगर फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल का मान घटेगा तो फ्लक्स का भी मान घट जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि निकलने वाले जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो भी कम एरिया कवर करेगी, तो कम एरिया कवर करेगी तो उसके हिसाब से फ्लक्स भी कम आएगा, और ज़्यादा एरिया होगा तो एरिया फ्लक्स का मान भी ज़्यादा आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि समरूप विद्युत फ्लक्स के लिए, विद्युत फ्लक्स के लिए, फ्लक्स के लिए, तो उसके लिए आप लोग समझ सकते हो बच्चों कि फ्लक्स का जो मान है वो हो जाएगा टोटल हमारे पास में कितना काउंट हुआ है, टोटल हमारे पास में फ्लक्स जो निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अंदर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों कि नेक्स्ट बात करेंगे कि बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है उसके बारे में, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स वो कितना हो जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो बंद पृष्ठ के लिए हो जाएगा कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कोस थीटा, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा कि एक देखिए यहां पर अगर जैसे ही ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अकॉर्डिंग फ्लक्स है वो इस प्रकार से अगर प्रवेश करेगा, फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये जो एरिया होगा पास वाला एग्जैक्ट क्लोज्ड एरिया जो है उसका, तो उस टाइम पर, इस टाइम पर और इस टाइम पर जो हमारे पास में फ्लक्स आएगा उसका मान है वो किस प्रकार से चेंज होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए कि प्रवेश करने वाला फ्लक्स, प्रवेश करने वाला फ्लक्स और निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स, प्रवेश जो फ्लक्स करेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा और निकलने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये कुछ मिनिमाइज पॉइंट आउट हो गए जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हो कि किस टाइम फ्लक्स का मान है वो इंक्रीज करेगा और किस टाइम फ्लक्स का जो मान है वो डिक्रीज करेगा उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा टॉपिक्स उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं बच्चों। अब आप लोग देख पा रहे हो जैसे कि हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आएगा उसका मान कितना आएगा, सतत आवेश वितरण यानी कि जो हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, सतत आवेश वितरण। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि सतत आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से होगी कि तीव्रता उसका मान इस प्रकार से हो जाएगा कि देखिए सतत आवेश वितरण के कारण बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में कंप्लीट जो चार्जेस हैं किसी एक एरिया के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा वो हो जाएगा E इजिकल टू, या फिर आप ये समझ लो कि अल्पांश डीए के कारण, डीए से लिख दो, डीए से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स वो हो जाएगा, उसका मान लिखेंगे हम लोग कि फाई ए इजिकल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर केब की फॉर्म के रूप में। ठीक है बच्चों, देखिए ई का मान हमारे पास में क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर अल्पांश की बात करें हम लोग
क्योंकि डीए की रेस्पेक्ट में बात करें तो इसका चार्ज भी कम, एरिया के लिए बात कर रहे हैं तो इसका चार्ज भी कम होगा। और देन फिर इसकी वेक्टर्स क्वांटिटी के अंदर में बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन के साथ में आ जाएगी, और के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप के रूप में यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट अगला वाला पॉइंट, अगला वाला टास्क है हमारे लिए कि जो गाउस का नियम है उसके बारे में बात करेंगे। गाउस का नियम क्या होता है, कैसे होता है, क्या रामलीला है गाउस के नियम की, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? इसकी डेफिनेशन होगी कि किसी बंद पृष्ठ के कारण उत्पन्न, किसी बंद पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी बंद पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है। देखिए बंद पृष्ठ का मैंने यहाँ पर नाम क्यों लिखा है, क्योंकि कोई सा भी एरिया होगा जो कवर्ड एरिया होगा उसके अंदर जितने भी चार्ज अवेलेबल हैं या फिर उस चार्ज के कारण जो फ्लक्स बन रहा है उसकी जो वैल्यूज होगी वो हो जाएगी कि कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात। तो इसके लिए बात करेंगे कि फाई ई इजकल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा निकल कर आ गया गाउस का नियम। ठीक है बच्चों, सिग्मा क्यू हमारे पास में टोटल चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि चूंकि सिग्मा क्यू इजकल टू इस प्रकार से टोटल चार्ज हमारे पास में यहाँ पर डिफाइन करना है, डिनोट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चीज़ों को समझिए और बस मेन जो पॉइंट है जैसे कि इसके अंदर कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता, उन दो चीज़ों को मेजर ध्यान रखनी है और इस प्रकार से आपका कंप्लीट जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टास्क के बारे में बात करते हैं बच्चों। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है कि कूलाम का नियम हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस के नियम से कूलाम का नियम है वो निकालना है। तो हेडिंग पॉइंट लिखिए, गाउस के सिद्धांत से कूलाम नियम की उत्पत्ति। इस कंप्लीट जो डेरिवेशन है हमारे पास है बच्चों, इस डेरिवेशन को आप लोगों को एक डायग्राम का अकॉर्डिंग समझना होगा कि इस डायग्राम का अकॉर्डिंग चार्ज अवेलेबल होता है। तो इस चार्ज का एट डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दिस एंटायर जो सर्किल है, जो पृष्ठ है आपका, उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फील्ड बन रहा है उसको निकालना है। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से जो पृष्ठ होगा किस प्रकार से इसका फील्ड निकलेगा। ठीक है बच्चों, माना कि ये हमारे पास में कोई एक कंप्लीट वर्ताकार पृष्ठ है। तो इस कंप्लीट वर्ताकार पृष्ठ पर माना कि इसके मध्य बिंदु में इसके कोई एक चार्ज है स्रोत आवेश Q, जिस कारण ये कंप्लीट जो पृष्ठ है वो आवेशित हो रहा है। ठीक है, इसे आप नाम दे दीजिए गाउसियन पृष्ठ S।
गाउसियन पृष्ठ एस। ठीक है बच्चों, इस कंप्लीट जो हमारे पास चार्ज है इनमें से इसकी एक रेडियस हो गई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो रेडियस वो आर हो जाएगी। सेंटर पॉइंट से इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट के लिए हमें मतलब कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि देखिए, इस पॉइंट से जो रेडियस है वो हर बिंदु पर, हर एक बिंदु पर इसका जो प्रभाव है इस चार्ज का वो इक्वल में रहेगा। इस चार्ज का जो प्रभाव है वो इस कंप्लीट जो रेडियस जहाँ जहाँ तक इसका एरिया है वहाँ समान रहेगा। तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सभी बिंदुओं पर समान इसकी तीव्र दिशा में होगी। जैसे कि इस साइड में भी हो सकती है, इस साइड में भी हो सकती है, इस साइड में भी हो सकती है, कि हर साइड के मतलब प्रत्येक साइड के अंदर मतलब हो सकती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो प्रत्येक तीव्र दिशा के अंदर हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो फिर यहां पर हमें क्या करना होगा कि इसका पृष्ठ का मान ज्ञात करना होगा। पृष्ठ का मान है वो ज्ञात करना होगा। सभी बिंदुओं पर ज्ञात नहीं कर सकते तो इसके लिए एक अल्पांश ले लिया हमने ds। तो ds पर हमें ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो तिरछी दिशा में बाहर की ओर निकलती है हमेशा ही। इस चार्ज की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो निकल इस प्रकार से निकल सकती है। देखिए ANDS इस फॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, ds क्यों लिखा मैंने? ds इसलिए लिखा क्योंकि पृष्ठ जो बताया था कि E.dA cos थीटा के रूप में होता है, E.dA cos थीटा के रूप में होता है। तो ये दोनों जो चीज़ है वो इक्वल में रहेगी और मल्टीप्लिकेशन में रहेगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। तो आइए आगे बात करते हैं इसकी थ्योरीज के बारे में। देखिए, चार्ज इफेक्ट हमें ध्यान रखना है और इसकी जो रेडियस फॉर्म है, रेडियस लाइन्स है, उस रेडियस लाइन के अंदर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन वो दोनों सेम होंगी, कि इसकी भी सेम हो जाएगी और इसकी भी सेम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं इसके अंदर थ्योरीज के बारे में। मानना कि एक वर्ताकार गाउसियन पृष्ठ S जो कि एक स्रोत आवेश Q से एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है बच्चों, आवेशित है इस प्रकार से। स्रोत आवेश Q से एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे कि अतः गाउस के नियम से कूलाम नियम ज्ञात करने के लिए कूलाम नियम ज्ञात करने के लिए स्रोत आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर एक अल्पांश ds की अल्पांश क्षेत्र, पहले बोल दो आप, अल्पांश क्षेत्र की कल्पना करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्पांश क्षेत्र की कल्पना करेंगे, या फिर ds मान लो, ds भी लिख सकते हो आप इस प्रकार से। फिर आगे आ जाएगी बात की स्रोत आवेश Q के कारण गाउसियन पृष्ठ
गाउसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर E का परिमाण समान रहेगा। जो परिमाण है इसका वो सभी बिंदुओं पर परिमाण समान रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिए सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है वो सभी बिंदुओं पर कंप्लीट पर समान रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है ना। अतः विद्युत क्षेत्र E व ds पृष्ठ दोनों त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होंगे। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई इसकी थ्योरीज। अब बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन के बारे में। तो कैलकुलेशन को आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि फ्लक्स की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हो इसको कि देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर डी ए और ई दोनों एक ही एंगल पर अवेलेबल है कि नहीं, यानी कि दोनों समांतर है एक दूसरे के। तो समांतर है तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो एंगल माना कि अगर 0 हुआ, थीटा इजिकल टू 0, देन फिर फाई ई का मान कितना हो गया, फाई ई का मान यहाँ पर हो जाएगा ई डॉट डी ए, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए आगे इसके अंदर लिखेंगे कि बंद पृष्ठ एस के कारण विद्युत फ्लक्स देखिए यहां पर हमारे पास में एरिया कौन सा है, एरिया कंप्लीट जो है उसके लिए हम लोग लिखेंगे आगे कि एस इंटू, या फिर ऐसे लिख दो कि ई इंटू एस का क्षेत्रफल। तो चूंकि एस का क्षेत्रफल कौन सा है, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर के रूप में, तो इसकी वैल्यूज को कंप्लीटली लिख सकते हो आप कि फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है बंद पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स आ रहा है, इस बंद पृष्ठ के कारण वो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, होप कि समझ पा रहे हो अच्छे से। बस कुछ नहीं है, वैल्यूज को एक्यूरेट पुट करते जाना है, जो मान है उनको सही ढंग से पेश करते जाना है और उनके अंदर लिखते जाना है। आपके सॉल्यूशन अपने आप ही आगे फिक्स हो जाएगा। यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद में आगे लिखेंगे कि यते गाउस के नियम से गाउस का नियम क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इन दोनों चीजों को क्या कर देंगे, यहां पर भी ये देखिए इसको नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट, इसको नाम दे देंगे समीकरण सेकंड। तो आगे आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से ये कितना हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रूप में। ठीक है बच्चों, फिर ये मान देख दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा कि सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के रूप में, ई इजिकल टू सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने बताया था कि सिग्मा क्यू को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, कैपिटल क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ई इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के रूप में। ठीक है बच्चों, कंप्लीट देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो गए के, और ये हो गया क्यू, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में जो वैल्यूज आ गई है कि जो यूनिफॉर्म गॉसियन एरिया है हमारा, उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई चार्ज अवेलेबल है तो इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर
गाउस के नियम के द्वारा हम लोग कूलाम का बल है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्षेत्र का मान तो हमारे पास आ गया है। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में। तो देखिए कि ये किस प्रकार से होता है कि यदि गाउसियन पृष्ठ एस में, गाउसियन पृष्ठ एस में गाउसियन पृष्ठ एस में स्रोत आवेश Q को लाने पर तो उसको Q को लाने पर कूलाम बल हो जाएगा F इजिकल टू के क्यू अपॉन आर इसका एक रूप में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो कंप्लीट डेरिवेशन है कि कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से नहीं हुई है, उसके बारे में मैंने डेरिवेशन लिख दिया है। और बस कुछ नहीं है, चीज़ें समझते जानी है कि उनके अंदर प्रतिक्रिया क्या हुई है, प्रतिक्रिया किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से नहीं हुई है, उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से मतलब कॉपी कर लीजिए और समझ लीजिए चीज़ों को मैंने बता भी दिया साथ साथ में किस प्रकार से हुआ है, वैल्यूज़ एक्यूरेट कहाँ कैसे एज इट इज़ पुट हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे कि रे के आवेश वितरण के कारण जो हमारे पास में क्षेत्र बनेगा उसके बारे में। बच्चों, अब अगला जो हमारा हेडिंग पॉइंट है वो है कि एक समान अनंत रे के आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमें बातें करनी है, यानी कि उसके बारे में फाइंड आउट करना है कि कोई एक अनंत रे के आवेश वितरण से लंबवत, यानी कि देखिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है और इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर हमारे पास में एक लीनियर फॉर्म के अकॉर्डिंग वो चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये जो चार्ज है वो ये जो कंप्लीट हमारे पास में बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, कंप्लीट याद नहीं कर सकते, इसके लिए हमने एक अल्पांश लिया है एल लंबाई का। ठीक है, अल्पांश को ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है, अल्पांश लंबाई का लिया है और उसके अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक लाइन के अकॉर्डिंग, या फिर रे के आवेश वितरण आप समझ सकते हो, एक लाइन के अकॉर्डिंग आवेश उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है। तो ये जो हमारे पास में बेलन है, इस बेलन की रेडियस हो जाएगी आर और लेंथ हो जाएगी जैसे कि एल। तो ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में और कंप्लीट का जो हमारे पास में एरिया है, जैसे कि बीच वाला एरिया कवर्ड है, तो उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस प्रकार से होगी और कैसे होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले आप लोगों को बता दिया कि सतत आवेश वितरण के कुछ फॉर्म बताए थे मैंने, कि रे के आवेश वितरण के कारण और पृष्ठ आवेश घन वितरण के कारण, या फिर पृष्ठ आवेश घनत्व भी आप कह सकते हो उसके रेस्पेक्ट में। देन पे मैंने बात की थी आयतन आवेश घनत्व के बारे में। तो तीनों के अकॉर्डिंग जो आवेश घनत्व की जो फॉर्म होती है, जैसे लीनियर अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर मैंने एक फॉर्म बताई थी कि लेमडा, सिग्मा एंड रो। सो हमारे पास में रे के आवेश वितरण है, तो इस पे के रेस्पेक्ट में हमारे पास में रे के आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, रे की आवेश घनत्व हो जाएगा। इसके अंदर जैसे थ्योरी हो जाएगी कि अनंत विस्तार के आवेश वितरण से लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अनंत विस्तार के आवेश वितरण से लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए रे की आवेश घनत्व है, इसके लिए रे की आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन लेमडा एल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए जहां लेमडा इक्वल हो जाएगा रे की आवेश घनत्व, रे की आवेश घनत्व इस फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अनंत विस्तार के रे की आवेश वितरण से लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई एल व त्रिज्या आर है। ठीक है बच्चों, तो माना कि इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के ऊपर आवेश वितरण हुआ है सिग्मा क्यू, कुल आवेश हुआ है सिग्मा क्यू इक्वल टू लेमडा एल, जहां पर लेमडा है वो रे के आवेश घनत्व कहलाएगा आपके, और
आगे हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो फॉर्मेट है अगला वाला, कि जो कंप्लीट जो फ्लक्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं। कंप्लीट फ्लक्स के लिए अगर बात करेंगे तो इसकी कुछ फॉर्मेट है वो 3 प्रकार से हो जाएगी। फॉर्मेशन है वो 3 प्रकार से हो जाएगी। देखिए, ऊपर वाला पार्ट है वो अलग पार्ट है, नीचे वाला पार्ट अलग है, और मिड का जो पार्ट है वो अलग है। तो यदि इस कंप्लीट एरिया को हम अगर हम 3 भागों में बांटें कि यदि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त किया जाए तो इसकी फॉर्मेट क्या होगी कि देखिए, एक तो हो गया, इसे आप कह सकते हो S1, इस फॉर्मेट क्या कह सकते हो S1, ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा S3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि S1 ऊपर का पृष्ठीय भाग, सेकंड हो जाएगा आप लोगों के लिए S2 हो जाएगा नीचे का पृष्ठीय भाग, और थर्ड बात करेंगे हम लोग S3 इक्वल हो जाएगा शेष पृष्ठीय समीकरण, शेष पृष्ठीय भाग या फिर शेष समीकरण भी कह सकते हो, कि कुल चीज़ें कितनी रही है वहाँ पर उसके बारे में। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट आ गया। अब आगे बात करेंगे कि इसके अंदर जो फ्लक्स निकलेगा हमारा कि फाई ए इक्वल टू, देखिए इन तीनों पोर्शन अकॉर्डिंग निकलेगा S1 प्लस S2 प्लस S3 के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए जो हो जाएगी चीजें वो हो जाएगी, इसके लिए बच्चों आप समझ सकते हो जैसे कि S1 प्लस S2 प्लस S3 इन तीनों का अकॉर्डिंग हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा S1 ई DA1 कोस थीटा प्लस S2 ई DA2 कोस थीटा प्लस S3 ई DA3 कोस थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो कि देखिए E1 और DA1, E1 और DA1 या फिर E2 और DA2, देन फिर ये पोर्शन, तीनों पोर्शन में आप लोगों के एंगल वहाँ कौन कौन सा बन रहा है, ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, और शेष जो हमारे पास में E3 DA3 है उसके अंदर एंगल बन रहा है समांतर, दोनों एक रेखा पर अवेलेबल है, तो वो हो जाएंगे 0। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर देखिए फाई ई की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू थीटा 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री और कोस 0 डिग्री, दोनों का मान 0 हो जाएगा। कोस 90 0 होता है तो फिर यहाँ पर कोस 0 1 होता है, तो इसके लिए यहाँ पर शेष बच जाएगा S3 इज इक्वल टू S3 ई DA3 कोस थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से तो जो ये फॉर्मेशन हमारे पास निकल गई है यहाँ पर। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो वक्री भाग है इसका या फिर वर्ती जो ऊपर भाग है ऊपर का, वो हमेशा बेलन के वक्रीय पृष्ठ का जो फॉर्मूला आता है उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है कि बेलन का वक्रीय पृष्ठ 2 पाई RL इस फॉर्मेट में रूप में होता है। तो फॉर्मूला ऐड कीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा, देखिए 0 है तो ये एंगल हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो फिर आप ले सकते हो E इजिकल टू फाई इजिकल टू ई इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन हटा तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 2 पाई RL इस फॉर्मेट के रूप में, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब गाउस का नियम क्या कहलाता है, गाउस का नियम कहलाता है, गाउस का नियम वो कहलाता है फाई ई इजिकल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रूप में। ठीक है बच्चों, समीकरण सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के रूप में देखिए आप लोग क्या इसमें हमारे पास में चीजें फाइंड आउट हुई है। ये हो जाएगी कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू ई 2 पाई
और एल के रूप में। ठीक है बच्चों, फिर यहां से देखिए आगे इसको सरल करते हैं तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी कि E इजिकल टू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू को आप लोग लिख सकते हो क्यू अपॉन 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही चीज है 2 पाई आर एल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन चली जाएगी नीचे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए बच्चों E इजिकल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर मैं बोथ को डिवाइडेड करूं 2 से, बोथ डिवाइडेड, बोथ आर डिवाइडेड बाई 2/2, या फिर मल्टीप्लाई करूं इसे, मल्टीप्लाई बाई, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर देखिए वैल्यूज क्या आ जाएगी, E इजिकल टू 2Q अपॉन, या फिर देखिए पहले एज इट इज रखिए इसको Q को 2 और 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कहलाता है 2K, 2K कहलाता है। ठीक है, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहलाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहलाता है K। तो यहां पर हो जाएगा एक तो K, फिर हमारे पास शेष यहां पर क्या बचा, R और L बचा, R और L बचा। तो यहां पर आगे चीज क्या हो जाएगी 2KQ, 2 इजिकल टू 2KQ अपॉन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी R और L, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो इसके लेस पेट में आप लोग लिख सकते हो 2KQ अपॉन आर एल। अब यहां पर कहीं पे अगर चेंजिंग है या फिर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो उसको आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर कैंसिल आउट किस फॉर्म में होगी कि ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर हमारे पास में क्यू ने क्या माना है, क्यू ने माना सिग्मा क्यू के इक्वल माना है। तो सिग्मा क्यू की यहां पर वैल्यू क्या है, सिग्मा क्यू इजिकल टू लैम्डा एल है। तो यहां पर वापस इसको इक्वल कर सकते हैं आप लोग इस प्रकार से कि E इजिकल टू 2K लैम्डा एल अपॉन आर एल, एल से एल कैंसिल आउट, फिर हमारे पास शेष वैल्यू क्या बचाएगी, शेष वैल्यू बचाएगी E इजिकल टू 2K लैम्डा अपॉन आर। ये जो हमारे पास फॉर्मेट हुआ है कि बेलन का वक्रीय पृष्ठ भाग या फिर बेलन के अकॉर्डिंग जो एक समान रूप से रेखीय आवेश वितरण हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है कि एक किसी बिंदु पर उसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो कितनी होगी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट अनुप्रयोग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो इसके और अनुप्रयोग है, जैसे कि ये प्रत के रेस्पेक्ट में या फिर मोटे पट्टिका के रेस्पेक्ट में, किसी चालक या फिर कुचालक गोले के अकॉर्डिंग उस फॉर्म में। तो आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, जय हिंद।